35 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी अचानक बदल जाएगी। मैं संध्या एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर औरत थी। मेरा अपना बुटीक था, अपनी पहचान थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, रिश्ते तो कई बार आए, मगर किसी में भी वह भरोसा और सच्चाई नहीं दिखी जिसकी मैं तलाश में थी। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई अरविंद मल्होत्रा से। वह 55 साल का था, एक बेहद सफल और समझदार इंसान। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके आसपास की हर चीज थम जाती हो। उम्र में वह मुझसे पूरे 20 साल बड़ा था, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास और परिपक्वता थी, वही मुझे उसकी ओर खींचने लगी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। बातचीत से जान पहचान, और जान पहचान से एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अचानक मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। मैंने बहुत सोचा, उम्र का फर्क, समाज की बातें, अपने दर्द सब दिमाग में घूम रहा था। लेकिन दिल ने कहा कि शायद मुझे वही साथी मिल गया है जिसकी तलाश बरसों से थी। और आखिरकार मैंने हाँ कह दिया। लेकिन उसके बारे में जितना मैंने जाना, उतने ही सवाल मेरे मन में बढ़ते गए। लोग अक्सर उसकी पहली पत्नी मधु का नाम लेकर अचानक चुप हो जाते थे। मधु की अचानक हुई मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। शादी से पहले अरविंद मुझे अपने बंगले पर ले गया। वह बंगला बहुत विशाल था, संगमरमर की सीढ़ियां, बड़े बड़े झूमर और दीवारों पर टंगे पुराने चित्र। सब कुछ बेहद शाही लग रहा था, लेकिन उस शान शौकत के पीछे एक अजीब सी ठंडक थी, मानो उन दीवारों ने कोई अनकही कहानी अपने भीतर कैद कर रखी हो। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इतने शानदार बंगले में रहते हुए भी अरविंद अक्सर होटल्स या बाहर ठहरता था। मैंने जिज्ञासा से पूछा, इतना बड़ा घर है और आप ज्यादातर बाहर रहते हैं? वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, घर बड़ा हो या छोटा, कभी कभी इंसान को बाहर की हलचल ज्यादा अच्छी लगती है। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। क्या सचमुच यही कारण था कि वह घर में कम रहता था, या फिर इस घर से जुड़ा कोई और गहरा सच था? उस शाम मैं बंगले के ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। कमरे की खामोशी और भारी झूमरों की परछाइयां अजीब सा माहौल बना रही थीं। तभी मेरी नज़र कॉफी टेबल पर रखे एक एल्बम पर पड़ी। मैंने जिज्ञासा से उसे खोल लिया। पहले कुछ पन्नों में अरविंद और उसकी पत्नी मधु की तस्वीरें थीं। मधु बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे किसी अनकहे डर ने उसके मन को जकड़ रखा हो। एक तस्वीर में मधु ने अपने हाथ में एक डायरी पकड़ी हुई थी। तस्वीर के कोने में डायरी का पन्ना इतना साफ दिखाई दे रहा था कि उस पर लिखी एक पंक्ति पढ़ी जा सकती थी, कुछ बातें अगर बाहर आ गईं, तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरी सांसें थम सी गईं। इसका क्या मतलब था? वह कौन सी बातें थी जिनके सामने आने से सब कुछ बदल सकता था? क्या ये डायरी अभी भी इस घर में कहीं मौजूद है? तभी पीछे से अरविंद की आवाज आई, तुम क्या देख रही हो, संध्या? मैंने झटपट एल्बम बंद कर दिया और सहजता से बोली, बस पुराने फोटो। उसने गहरी नज़र से मेरी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी पुराने फोटो में बहुत से अनकहे राज छिपे रहते हैं, पर हर राज जानना जरूरी नहीं होता। उसकी यह बात मेरे दिल को चीर गई। क्या सचमुच कुछ ऐसा है जिसे वह मुझसे छुपा रहा है? उसी पल मेरे मन में पहला शक जन्मा। अरविंद की पहली पत्नी की मौत के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई और औरत थी और है। पर सवाल ये था कि वह औरत कौन है, और आज भी उसकी जिंदगी में क्यों बनी हुई है? अरविंद मल्होत्रा बाहर से जितना साफ सुथरा और सम्मानित बिजनेसमैन दिखता था, असलियत में उसका साम्राज्य गलत कामों पर टिका था। उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन उसके कई ठेके, डील और प्रोजेक्ट्स में अवैध धंधे जुड़े हुए थे, तस्करी से लेकर काले धन तक। ये सच्चाई उसकी पहली पत्नी मधु ने समय रहते जान ली थी। मधु की निगाहें तेज थीं, और वो अरविंद की तरह चुप नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे उसने उसके गुप्त कामों से जुड़े सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मधु की अचानक मौत को सबने हादसा समझकर भुला दिया, लेकिन अब मुझे शक था कि उसकी मौत के पीछे भी अरविंद के गहरे राज छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, अरविंद की जिंदगी का एक और रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। अफवाह थी कि उसका एक गुप्त बेटा या बेटी है, जिसे उसने कभी दुनिया के सामने स्वीकार नहीं किया। कोई नहीं जानता कि वो बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, और क्यों उसे छुपा कर रखा गया। पर मुझे महसूस होने लगा कि वो अब अचानक मेरी जिंदगी में कदम रखने वाली है, और शायद वही मेरे सवालों के जवाब भी लेकर आएगा। अरविंद की पहुंच इतनी ऊंची थी कि उसके खिलाफ कोई खुलकर बोल भी नहीं सकता था। उसके बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों से गहरे रिश्ते थे। यही कारण था कि उसके गलत कामों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मधु को उसकी ये सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं थी।
वो अकेली ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, पर वो उसकी ताकत और चालों के सामने टिक न सकी। और अब, सालों बाद, मुझे लगने लगा था कि वही लड़ाई मुझे आगे लड़नी होगी। असल में अरविंद ने शादी का प्रस्ताव किसी भावनात्मक वजह से नहीं रखा था। उसकी असली मंशा बहुत अलग थी। दरअसल, उसकी वसीयत और संपत्ति पर कुछ कानूनी शर्तें थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी, ऐसा साथी जो सवाल न पूछे और सब कुछ सहजता से स्वीकार कर ले। और इसके लिए उसने मुझे चुना था। हवेली जितनी भव्य थी, उतनी ही रहस्यमय भी। उसमें एक कमरा था, जो हमेशा बंद रहता था। अजीब बात यह थी कि मैंने कभी किसी नौकर को उस कमरे के पास जाते नहीं देखा। जैसे उस कमरे के आसपास कोई अदृश्य दीवार हो, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने अरविंद से सीधे पूछ ही लिया, उस कमरे में क्या है? उसने गहरी ठंडी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, कुछ यादें हैं, जिन्हें मैंने कैद कर दिया है। उसकी आवाज में ऐसा बोझ था कि उस पल मैं और सवाल नहीं कर सकी। लेकिन उस रहस्य ने मेरे मन को और बेचैन कर दिया। उसी रात मेरी बेचैनी हकीकत में बदल गई, जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नौकरानी चुपके से उस कमरे का ताला खोल रही थी। अंधेरे में उसके कांपते हाथों की हलचल साफ दिख रही थी। जिज्ञासा और डर के मिश्रण ने मुझे वहीं खड़ा नहीं रहने दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे उस बंद दरवाजे के भीतर चली गई, जहां हवेली का सबसे बड़ा राज मेरा इंतजार कर रहा था। कमरे में घना अंधेरा था, मगर जैसे ही लाइट जली, मेरी सांसें थम गईं। सामने की दीवार पर एक नौजवान लड़के की कई तस्वीरें टंगी थीं, चेहरे के नक्श अरविंद से हूबहू मिलते थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? नौकरानी बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम, प्लीज सर से कुछ मत कहना। ये इनके बेटे की तस्वीरें हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा? लेकिन अरविंद ने तो कभी इसका जिक्र तक नहीं किया था। अगले ही दिन मैंने हिम्मत करके अरविंद से सीधे पूछा, क्या आपका कोई बेटा है? वो चुप रहा। कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया। बहुत देर तक उसकी आंखों में उथल पुथल झलकती रही। फिर धीमे स्वर में बोला, हाँ, लेकिन वो मेरी नजरों में मर चुका है। उसके बारे में दोबारा कभी बात मत करना। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों की परछाई थी, लेकिन मेरा मन सवालों से भरा हुआ था। मैं चुप कैसे रहती? अगर वो जिंदा है, तो मुझे सच जानने का हक है। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरों से मुझे टाल गया। मगर उसी शाम बंगले के गेट पर मैंने उसे देखा। वही नौजवान जिसकी तस्वीरें कमरे में टंगी थीं। वो सीधा मेरी ओर आया। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं, सही? उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। पापा आपको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी दुनिया में कदम रखने से पहले सच जान लीजिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके लहजे में जो कटुता थी, उसने मेरी रूह तक हिला दी। आखिर वो किस सच की बात कर रहा था? कुछ ही दिनों बाद मैं बुटीक से लौट रही थी। अचानक वही नौजवान मेरी कार के पास आ खड़ा हुआ। बिना कुछ कहे उसने एक मोटी फाइल मेरे हाथ में थमा दी। ये देखिए, यही है उनका असली चेहरा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस फाइल में आखिर क्या राज छिपा था, जिसे जानकर मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती थी? मैंने फाइल खोली और दंग रह गई। उसमें बिजनेस डील्स से जुड़े ऐसे दस्तावेज थे, जिनमें टैक्स चोरी, फर्जी अकाउंट्स और ब्लैक मनी का जिक्र साफ साफ लिखा था। लेकिन असली झटका तब लगा, जब उसमें मधु, अरविंद की पहली पत्नी, के हाथ से लिखे नोट्स भी मिले। उसमें लिखा था, अगर मैंने ये सब बाहर उजागर कर दिया, तो अरविंद की पूरी दुनिया ढह जाएगी। लेकिन अगर मैं चुप रही, तो शायद मेरी जान चली जाएगी। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मधु की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसी राज से जुड़ी थी? और अब क्या मैं भी उसी जाल में फंसने वाली थी? सारी रात मैं उस फाइल के पन्नों को पलटती रही। हर पन्ना अरविंद की असलियत की नई परत खोल रहा था। मगर मेरे मन में शक बना रहा, क्या ये सब सच है, या अरविंद का बेटा मुझे किसी चाल में फंसा रहा है? सुबह मैंने अरविंद को देखा। वो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, शांत और व्यवस्थित बैठा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमय ठहराव था। तुम बहुत बेचैन लग रही हो, संध्या। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या बात है? मेरे होंठ हिलने लगे, मगर मैं सच नहीं कह पाई। अगर मैंने सवाल किया, तो क्या वो मान लेगा, या फिर मुझे ही पागल और झूठा साबित कर देगा? कुछ ही दिनों बाद एक शाम मैंने उसे अपने स्टडी रूम में किसी से फोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज़ सख्त और आदेशात्मक थी। मुझे परवाह नहीं कि रिपोर्ट कहाँ पहुंची है। उसे किसी भी कीमत पर दबा दो। अगर बाहर गई तो खेल खत्म हो जाएगा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन सी रिपोर्ट? क्या वही
जो मधु इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और अरविंद की पैनी नज़रें मुझ पर जा टिकी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसकी आवाज़ ठंडी और गहरी थी। मैंने घबराकर झूठ कहा, बस पानी लेने आई थी। वो कुछ देर मेरी आंखों में झांकता रहा, फिर होठों पर एक हल्की, रहस्यमय मुस्कान उभरी। जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक साबित होती है। उस मुस्कान ने मेरी रूह तक हिला दी। कमरे की खामोशी में वो डायरी मेरे हाथों में किसी बम से कम नहीं लग रही थी। हर पन्ना, हर शब्द अरविंद की जिंदगी का सबसे काला सच उजागर कर रहा था। मधु ने लिखा था, मैंने सबूत छुपा दिए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब दुनिया के सामने जरूर आएगा। अरविंद समझता है कि ताकत हमेशा उसके पास रहेगी, लेकिन सच को कोई हमेशा दबा नहीं सकता। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो क्या यही वजह थी मधु की मौत की? क्या वाकई उसने अपनी जान देकर ये रहस्य छुपाया था? उसी पल मुझे लगा जैसे पीछे से किसी की आहट आ रही हो। मैंने जल्दी से डायरी बंद कर दी और बक्से में डाल दी। मुड़कर देखा तो नौकर अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं। मैडम, आप भी वही गलती कर रही हैं जो मैडम मधु ने की थी, उसने धीमे स्वर में कहा। यहाँ जितना कम जाने उतना बेहतर है। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। मैंने महसूस किया, मैं जिस रहस्य में उलझ गई हूँ, उससे बाहर निकलना अब आसान नहीं होगा। अरविंद, उसका बेटा, और अब ये नौकर, सबकी आंखों में अलग अलग सच छुपा था। मगर सबसे बड़ा सवाल यही था, मधु ने जिन सबूतों का जिक्र किया था, क्या वो अभी भी कहीं हवेली में छुपे थे? और अगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? तहखाने की सीली हवा में मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। हाथ कांपते हुए मैंने पेनड्राइव उठाए। उस छोटे से टुकड़े में पूरी हवेली का सबसे बड़ा राज दफन था। फाइलों के पन्ने, नकली अकाउंट्स और गुप्त लेन देन सब अरविंद के काले कारोबार की गवाही दे रहे थे। पर इस पेनड्राइव पर लिखा वाक्य अगर मैं जिंदा न रहूं, मेरे दिल को चीर गया। मधु जानती थी कि उसका सच बोलना उसे मार डालेगा, लेकिन उसने सबूत संभाल कर दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अचानक ऊपर से किसी के पैरों की आहट आई। मैंने जल्दी से पेनड्राइव अपने दुपट्टे में छुपाए और ट्रंक को फिर से बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो शायद मेरी कहानी भी मधु की तरह यही खत्म हो जाती। अब मुझे साफ समझ आ चुका था, मैंने वो चाबी ढूंढ ली थी जो अरविंद की दुनिया का ताला खोल सकती थी। लेकिन ये भी तय था, अब मेरी हर सांस खतरे में है। क्योंकि सच का बोझ जितना भारी होता है, उतना ही जानलेवा भी। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। अरविंद की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक खौफनाक ठंडक थी। मैं और उसका बेटा जमे हुए खड़े थे, जैसे सांस लेना भी भारी लग रहा हो। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसती जा रही थी। पेनड्राइव अब मेरे लिए सच का हथियार थी, मगर उसी पल वो मौत का कारण भी बन सकती थी। अरविंद के चेहरे पर आई हुई हल्की मुस्कान बता रही थी कि वो ये खेल पहले भी खेल चुका है और हर बार जीत उसी की हुई है। पापा, उसके बेटे ने धीमे से कहा, आप हमें मार सकते हैं, लेकिन ये सच अब रुकने वाला नहीं है। पेनड्राइव की कॉपी पहले ही बन चुकी है। अरविंद का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई, मगर फिर उसने दांत भींचकर और नजदीक कदम बढ़ाए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे वो पूरी हवेली में गूंज रही हो। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ सच, और दोनों की दूरी बस एक ट्रिगर जितनी थी। उस पल मुझे समझ आ गया, या तो मैं खामोश रहकर मधु की तरह मिट जाऊंगी, या फिर बोलकर इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दूंगी। फैक्ट्री के भीतर अंधेरा और सरांत घुली हुई थी। जंग लगे लोहे की आवाजें हर हल्की हवा के झोंके के साथ डरावनी गूंज पैदा कर रही थीं। चारों तरफ टूटी मशीनें और बिखरा सामान पड़ा था, जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। मेरी उंगलियां अब भी पेनड्राइव को कसकर थामे थीं, पसीने से हथेलियां भीग चुकी थीं। हर कदम पर दिल धड़कनों की गिनती बढ़ा रहा था। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं मुड़ी और देखा, अरविंद अंधेरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जो हवेली में देखी थी। तो तुम आ ही गई, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज़ फैक्ट्री की खाली दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, ये खेल यही खत्म होना चाहिए, अरविंद। वो पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। खेल, उसने फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है, संध्या। असली जीत मेरी होगी और हार तुम्हारी। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। इस अंधेरी फैक्ट्री में सच और मौत दोनों आमने सामने खड़े थे। अचानक टॉर्च की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और सामने अरविंद खड़ा था। उसके हाथ में वही पिस्तौल चमक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं जानता था तुम आओगी।
प्यार, भरोसा और डर, इन तीनों से औरतें हमेशा चलती हैं। मैंने कांपते हाथों से पेनड्राइव उठाकर दिखाया और दृढ़ स्वर में बोली, ये सच बाहर जाएगा अरविंद, चाहे मैं रहूं या नहीं। वो ठहाका मारकर हंसा, तुम नहीं समझी, सच वही होता है जो ताकतवर दिखाना चाहता है। और ताकत मेरे पास है। तभी पीछे से आवाज गूंजी, लेकिन आज ताकत तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अरविंद चौंक कर पीछे मुड़ा, वहां उसका बेटा पुलिस के साथ खड़ा था। हैरानी और गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा, तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को बुलाया। बेटी ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, आपने मेरी मां को मारा, मेरे बचपन को बर्बाद किया, अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन अरविंद ने गुस्से में बेटे की ओर पिस्तौल तान दी, अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। उस पल मैंने बिना सोचे समझे पेनड्राइव जमीन पर फेंकने का नाटक किया और उसी क्षण पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी कलाई पर दे मारा। पिस्तौल हाथ से छूटकर गिर गई और पुलिस ने तुरंत उसे काबू कर लिया। हथकड़ियों में जकड़े अरविंद की आंखों में घमंड तो था, लेकिन पहली बार डर भी झलक रहा था। उसका बेटा मेरे पास आया और बोला, आपने मेरी मां का बदला लिया है और मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने उसकी ओर देखा, वो बच्चा जिसने अपने पिता की छाया में इतना कुछ सहा था, अब आज़ाद था। उस रात मैंने महसूस किया कि जिंदगी हमें कभी कभी सबसे अनचाहे रिश्तों में धकेल देती है, लेकिन हिम्मत और सच्चाई से हम किसी भी अंधेरे को तोड़ सकते हैं। उसके बाद मेरी पहचान बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ अरविंद की मंगेतर नहीं रही, बल्कि वो औरत थी जिसने सच का सामना किया और जीत हासिल की। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अरविंद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसके चेहरे पर अब कोई रौब नहीं था, सिर्फ हार और अकेलापन था। उसका बेटा अब मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और नई जिंदगी बनाने की ठानी। कभी कभी वह मासूमियत से कहता, आप माँ जैसी हैं, अगर आप न होती तो मैं कभी अपने पिता की कैद से बाहर नहीं आ पाता। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि सच तो ये था कि मैंने भी उसी के सहारे अपने भीतर की हिम्मत खोजी थी। शहर की सड़कों पर जब मैं अब अकेली निकलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह मेरी है, न किसी डर की, न किसी राज की कैद। एक शाम जब मैं छत पर बैठकर सूरज ढलते देख रही थी तो आसमान लाल और सुनहरी रोशनी में नहा गया था। उस पल मेरे मन में गहरी शांति उतर आई। मैंने खुद से कहा, जिंदगी का सच यही है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। और उसी उजाले में मेरी नई कहानी की शुरुआत हुई। मैंने सीखा कि चाहे कितने भी साल बीत जाएं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। रिश्तों में भरोसा होना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर यकीन करना हमेशा खतरनाक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें और ऐसी ही कहानियां लाने की हिम्मत देता है।